नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम जो हमने अपने पिछले सेशन में चैप्टर पढ़ा था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ से संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं पढ़ाते वक्त आपको बार बार बता रही थी, बहुत सारी चीजें जो इस पाठ में है वो हमारे नॉलेज को बढ़ाने वाली हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली हैं। तो आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए और जब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी तो आप उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करने से पहले हम पाठ को एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से। सारी जो चीजें जरूरी चीजें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे कि क्या इस पाठ में हमने पढ़ा था, क्या इस पाठ में हमने जाना था कि जब हमारे देश में सन 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो बनी थी, उसके बाद किस तरह के चेंज, किस तरह के परिवर्तन हमारे देश में सिनेमा जगत में आए। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज थी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कलाकारों को बहुत सारी यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिला अपनी कला को प्रदर्शित करने का। कला चाहे वो गायन संबंधित हो, कला चाहे वो लेखन संबंधित हो, कला चाहे वो म्यूजिक कंपोज करने संबंधित हो, कला चाहे वो एक्टिंग से जुड़ी हुई हो या फिर कहानी लेखन से जुड़ी हो, या और भी बहुत सारी चीजें। तो ये एक जैसे कि आपको पता है, जो हमारे देश का जो शहर है बम्बई, मुंबई, तो वहां पर उसे हमारे देश का हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, आर्थिक नगरी की। वहां पर ज्यादा जो लोग रहते हैं, वहां पर जो पैसा जो है वहीं पर ज्यादा बनता है। तो यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, काम करते हैं और अपने जीविका उपार्जन हेतु अपने लिए रोजगार वहां पर उन्हें मिलता है। तो इस फिल्म में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। सबसे पहले आप जब इस पाठ को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज, आपको एक डायलॉग यहाँ पर मिलता है, कुछ पंक्तियां यहाँ पर मिलती हैं कि वे सभी सांस ले रहे हैं, वे सभी जीवित हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो और बातें करते देखो। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका में सबसे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में ये होगा कि आलम आरा का जब पोस्टर रिलीज हुआ था, जब आलम आरा का जो पोस्टर पहली बार लगा था, उस पर विज्ञापन में कौन कौन सी पंक्तियां लिखी हुई थी। तो ये पंक्तियां आपको याद करनी होंगी कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो, बातें करते देखो। तो ये पंक्तियां आपको याद करनी है। और इसमें हमने एक और चीज यहाँ पर पढ़ी थी कि फिल्म के जो फिल्मकार थे, फिल्म मेकर थे, वो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था अर्देशिर एम ईरानी। और फिल्म कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च सन 1931। तो पहली बार यहाँ पर भारत देश में बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, बोलती फिल्म लगी थी। और यहाँ पर इस तरह का जो फिल्म का पोस्टर आपका दिखाया गया है। और इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी कि इस फिल्म का जो पहला गाना था वो दे दे खुदा के नाम पे
प्यारे अगर देने की ताकत है। तो इस फिल्म में जो पहला गाना, क्योंकि इससे पहले साइलेंट मूवीज चलती थी, मूक फिल्में चलती थी, तो अभी पहली बार सवाक फिल्मों का यहाँ सवाक फिल्म बनना शुरू हुआ था। तो इससे पहले की मूवीज में ना तो डायलॉग्स होते थे, ना तो म्यूजिक होता था, ना कोई संगीत, कुछ भी नहीं होता था। तो आज की जो ये यहाँ पर फिल्म बनी, इसमें म्यूजिक भी शुरू हुआ, और अब जो लेखक जो थे, कहानी लेखन का जो काम करते थे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर खुला, क्योंकि इन फिल्मों में अब जो अभिनेता अभिनेत्री थे उनको डायलॉग्स भी बोलने होते थे। और बहुत एक मेन बड़ी बात यहाँ पर इस पार्ट में निकलती है कि इस फिल्म के बाद जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले नायक नायिका या अभिनेता अभिनेत्री होते थे, उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो चुका था। क्योंकि सब बात तब की है जब हमारा जो देश था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो उस समय हमारे देश में शिक्षा का इतना ज्यादा प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया था, तो लोग ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने, फिल्म जगत की के इस दौर ने हमारे देश में शिक्षा का भी एक नया उजाला, शिक्षा के लिए भी एक नया दौर शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ पर अब जो भी फिल्मों में जिसको काम करना होता था, चाहे वो किसी भी पद पर फिल्म में काम कर रहा हो, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता था। क्योंकि इससे पहले जब मूक फिल्में आती थी तो कोई डायलॉग्स नहीं होते थे, कुछ भी याद नहीं करना होता था, किसी भी तरह की एक्टिंग करो, फिल्म चल जाती थी। लेकिन अभी था कि हर एक व्यक्ति को, यहाँ पर 78 मुर्दा इंसानों की बात हुई है। मुर्दा इंसान जो इससे पहले जो थे, उनका जीवित होना ना होना बराबर था। लेकिन अब जो है 78 लोग जो हैं, उन सब 78 लोगों के अलग अलग डायलॉग्स हैं, अलग अलग उनके काम हैं, अलग अलग उनका वो म्यूजिक में भी है। तो इस तरह से सभी को यहाँ पर पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने डायलॉग्स याद करने पड़ते थे और याद करके वहां पर बोलना होता था। तो इस तरह ये फिल्म बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े विकास का एक विकास की एक सीढ़ी हम इसको कह सकते हैं। और मेन एक और बात इस फिल्म के दौरान हुई कि यहाँ से फिल्म में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था शुरू हुई। यानी कि इससे पहले की जो मूवियां थी, इससे पहले की जो फिल्म थी, वो ज्यादातर दिन के समय में शूट की जाती थी, दिन के समय में उनकी शूटिंग होती थी, क्योंकि साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप किसी भी जगह करो, कैसे भी सिचुएशन में करो, वहां पर आपको साउंड की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह का कोई उस फिल्म में साउंड से संबंधित कोई रोल ही नहीं था। लेकिन जब आलम आरा फिल्म बनी तो यहाँ पर साउंड भी था, म्यूजिक भी था, और इसके लिए क्या हुआ कि जो फिल्म की शूटिंग है वो ज्यादातर रात के समय करने का निर्णय लिया गया, ताकि चारों तरफ शांति हो सके और डिस्टरबेंस ना हो फिल्म में। तो इसके लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, दिन में शूटिंग होती थी तो कोई दिन के प्रकाश में कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन रात के समय में फिर कृत्रिम प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जो आगे की फिल्मों के निर्माण का एक जरूरी हिस्सा बन गया। जो आज की आप मूवीज देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा फिल्म में दिन हो रही है या रात हो रही है। इस तरह का जो प्रकाश फिल्म में हमें दिखाया जाता है, लाइटनिंग इस तरह की फिल्मों में होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे कि हमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़ी। और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी बहुत मेन बात हमने पढ़ी, उस समय के बारे में जानी कि उस समय क्या था कि हमारा जो देश था, हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी साथ में मिलकर रहा करते थे। तो हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही भाषाएं बिल्कुल बराबर तरीके से चलती थी। तो जो इस फिल्म के नायक थे, जिनको इस फिल्म का नायक चुना गया था, विट्ठल, उनको थोड़ा सा
वो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती थी उर्दू बोलने में, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो इस कारण उनको इस फिल्म से एक बार निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने इस फिल्म में हक पाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था, क्योंकि सोचिए एक इतिहास इस फिल्म ने बनाया, तो उस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए हर कोई लालायित था, हर कोई चाहता था कि उस फिल्म में काम किया जाए, उस फिल्म का हिस्सा बना जाए। और खास तौर पे जब नायक नायिकाओं की बात की जाए तो ये बात बहुत बड़ी बन जाती है। तो उस समय फिर मुकदमा विट्ठल जीत चुके थे और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने थे, और ये कामयाबी उनकी आगे भी धीरे धीरे जारी रही। और इस फिल्म में बाकी भी बहुत सारे कलाकार थे जो कि आगे चलकर हमारा जो फिल्मोद्योग चल रहा है, फिल्मोद्योग एक बहुत बहुत बड़े स्तर का एक उद्योग है। तो इस फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ, यानी कि इसको खड़ा करने वाले कुछ प्रमुख स्तंभ जो है, इसी फिल्म से निकले हुए कुछ कलाकार आगे चलकर बने, और उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी चल रही है और फिल्म इंडस्ट्री को चला रही है। और दूसरी मेन बात, इस जो ये पुरानी फिल्में थी, इनमें क्या था कि जो सवाक फिल्में थी, देखिए उससे पहले कुछ भी कार्टून बना लो, कुछ भी कोई भी चीजें दिखा लो, वो चल जाया करता था। लेकिन जब से डायलॉग्स के बारे में बात होने लगी, यानी कि जब मूवी में डायलॉग्स बोले जाने लगे, जब मूवी सवाक हो गई, बोलती फिल्म हो गई, तो उस समय फिर उन सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, यानी कि जो पुरानी कथाएं चलती हैं, कहानियां चलती हैं, उनका चुनाव किया गया। और इसमें पारसी रंगमंच के कुछ नाटक लिए और अरबी प्रेम कथाओं को भी इसका विषय बनाया, और इसके अलावा कई सामाजिक मुद्दे भी इन सवाक फिल्मों के लिए कहानी के रूप में इसमें बने। और यहाँ पर एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन प्रश्न हमें मिलता है कि अर्देशीर को सवाक फिल्मों का पिता कहा जाता है। अर्देशीर जो हैं उनको सवाक फिल्मों का पिता कहा जाता है। और यहाँ पर एक और चीज हमने देखी कि जब पहले के समय में जब हम यहाँ पर बोलने का, जब सवाक फिल्में चली, तो यहाँ पर दोनों ही भाषाओं में दोनों ही भाषाएं फिल्म में प्रयोग की गई। तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों भाषाओं का महत्व हमारे समाज में बढ़ा, और हिंदी और उर्दू भाषा की जगह अब वो जन प्रचलित जो बोलचाल की भाषा है उसका दाखिला फिल्मों में हुआ, और जिससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री वो ज्यादा देसी हो गई, यानी कि लोगों को अपनापन उससे लगने लगा। और आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन से, सार्वजनिक जीवन से है, जुड़ी हुई है, वो फिल्मों में प्रतिबिंब के रूप में उभरने लगी। और इस तरह हमने यहाँ पर एक और चीज पढ़ी कि जब शुरुआत में जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस समय जो अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, इतना ज्यादा लोग उन्हें पसंद करने लगे कि लोग उनके स्टाइल को, उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगे। और हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, इसके अलावा श्रीलंका, पश्चिम एशिया और बर्मा आदि बहुत सारे जगहों पर हमारी इन सवाक फिल्मों को पसंद किया जाने लगा। और इस तरह अर्देशीर ईरानी की उपलब्धियों के कारण हमारी सिनेमा का एक नया युग शुरू हो चुका था हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। तो हमारे पाठ का बहुत अच्छे से हमने इस पाठ का रिवीजन कर लिया है, इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका इस पाठ से लिया गया है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छपे थे और उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो मैंने
अभी अभी रिवीजन कराने की शुरुआत में ही मैंने आप लोग को बताया कि ये आपकी पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि फिल्म जब प्रदर्शित हुई, यानी कि फिल्म का जब पोस्टर रिलीज हुआ, तो उसमें कौन कौन से वाक्य छपे थे। तो आपके कौन कौन से वाक्य उसमें छपे थे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उन्हें बोलते देखो, बातें करते देखो। तो ये थे उस फिल्म के पोस्टर में छपे हुए कुछ वाक्य, और उस फिल्म में कितने चेहरे थे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, 78 यानी कि 78। तो उस फिल्म में टोटल 78 चेहरे थे। तो इस तरह आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली। जब उनको कहाँ से लगा कि उन्हें भी भारत में बोलती फिल्में बनानी चाहिए, अर्देशीर एम ईरानी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपको इस पाठ से, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले तो आपने बताना है कि पहली बोलती सिनेमा को बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, और दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के अंतर्गत है कि आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, फिल्मकार जो एम ईरानी हैं, उन्होंने जब 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। कौन सी फिल्म देखी थी, शो बोट, और 1929 में, और तब उनके मन में भी फिर बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। और फिर उन्होंने क्या किया, फिल्म का आधार कहाँ से लिया, उन्होंने पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक लिया और उसी को अपनी फिल्म आलम आरा का आधार बनाया। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जब ये फिल्म का रिलीज था और उनका इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने कहा था अभी ना तो हमारे पास कोई लेखक है, ना ही कोई म्यूजिशियन है, ना ही कोई संगीतकार है, और ना ही कोई और व्यक्ति है। तो ये उन्होंने एज इट इज पारसी रंगमंच का एक नाटक लिया था, उसी की पटकथा ली थी और उसी के आधार पर इस फिल्म को बनाया गया था। तो इस तरह यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, विट्ठल का चयन आलम आरा के नायक के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें क्यों हटाया गया, और पुनः विट्ठल ने नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। तो बिल्कुल ये पूरा चैप्टर ही इस बात पर, ये सारे अभ्यास के प्रश्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने पाठ को कितने अच्छे से पढ़ा। तो अगर पहले आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी मैंने आपको जो रिवीजन कराया उसी से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, विट्ठल का चयन फिल्म के नायक के रूप में किया तो गया था, लेकिन उनको उर्दू बोलने में थोड़ा सा परेशानी आती थी, थोड़ा सा दिक्कत आती थी। तो इसीलिए विट्ठल को फिल्म से हटा दिया गया और पुनः विट्ठल ने नायक होने के लिए मुकदमा दायर कर दिया, और जब वो मुकदमा जीत गए तो उसके बाद वो पहली बोलती फिल्म या पहली सबाक फिल्म आलम आरा के नायक बने। ठीक है, तो इस तरह आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा और अर्देशीर ने क्या कहा, और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है। अब यहाँ पर आपको 3 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर दिए गए हैं कि सबसे पहले जब अर्देशीर को सम्मानित किया गया तो उन्होंने तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा, और फिर अर्देशीर ने उसका क्या जवाब दिया, और फिर इस प्रसंग में यानी कि इस पाठ में लेखक यानी कि इस पाठ को लिखने वाले लेखक ने क्या टिप्पणी इस बात पर की है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब प्रदर्शन के फिल्म जब रिलीज हो चुकी थी, फिल्म रिलीज के 25 साल पूरे होने के बाद उन्हें जब सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों के पिता की उपाधि दी गई, तो उस समय उन्होंने कहा, यानी कि उस समय अर्देशिर ने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का एक जरूरी योगदान दिया है। अर्देशिर ने उस समय जब उनको भारतीय सवाक फिल्मों का पिता की उपाधि दी थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं इतने बड़े सम्मान का हकदार नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो केवल अपने देश के लिए जो मेरे हिस्से का जो जरूरी काम था, मेरे हिस्से का जो जरूरी योगदान था, वो मैंने दिया है। और इसी प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशिर को विनम्र स्वभाव का व्यक्ति कहा है। तो इस तरह से हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर, तीनों जो प्रश्न इस प्रश्न 4 के अंतर्गत दिए हैं, उनके उत्तर हमने दे दिए। अभी यहाँ पर पाठ से आगे कुछ प्रश्न यहाँ पर पाठ से आगे के लिए दिए गए हैं कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा ने बोलने लगा जब सिनेमा, तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें और साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो ये बिल्कुल आपने अगर पाठ को पढ़ा है, आपने एक एक चीज समझी है, तो आप बहुत अच्छे से इस पर लिख सकते हैं और इसमें कल्पना भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभिनेता किस तरह के चाहिए थे, दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ तकनीकी दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन हुए, तो वो सारी चीजें आप इस प्रश्न के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए आपका होमवर्क है। अगला है डब फिल्में किसे कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों के अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है। डबिंग की गई फिल्में किसे कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप डब की हुई फिल्में देखते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी पिक्चर्स पहले आ जाती है और आवाज बाद में आती है, या फिर आवाज पहले आ जाती है और पिक्चर बाद में चलती है। तो इस तरह इसका क्या कारण हो सकता है, ये भी आप खोज सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं कि क्या इसमें इसके कारण हो सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। कुछ ऐसी चीजें जो आप स्वयं से खोज सकते हैं, वो आप जरूर करेंगे। अगला है अनुमान और कल्पना, यानी कि ये भी आपने ही करना है, स्वयं अनुमान लगाना है और कल्पना करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठहाके हंसी कैसे दिखेगी, अभिनय करके अनुभव कीजिए। अगर कोई मूक सिनेमा चल रहा है, कोई मूक फिल्म चल रही है, साइलेंट मूवी चल रही है, तो उसमें हंसने, ठहाके लेकर हंसी करना कैसा दिखेगा, तो ये आप स्वयं अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए और लिखिए। मूक फिल्में देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। आप एक बार इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप, अगर आपको साइलेंट मूवी देखनी है, तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर सकते हैं, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं वॉल्यूम, और उसके बाद आप केवल और केवल देखकर उसकी कहानी को समझने का प्रयास कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है, यानी कि संवाद कितना ज्यादा जरूरी है फिल्म में होना और दृश्य की कितनी ज्यादा अहमियत फिल्म में है। तो इस तरह ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम
सारे कर चुके हैं और कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप उन्हें स्वयं कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।